तो हाँ वही तो, चलिए तो हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्या, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हेडिंग डालिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है और इसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है और क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो होते हैं, जरा इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम आपको लैब में भी देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक मासलेस स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और एक हैवी बॉब होता है। बॉब मतलब आपका एक बहुत भारी सा एक पेंडुलम टाइप होता है। तो उसको उस स्ट्रिंग में बांध दिया जाता है, सीलिंग से बांध देते हैं और उसको हम इस तरह से ऑसिलेट करा के छोड़ते हैं तो वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें ये पता करना होता है कि कैसे टाइम पीरियड इसका निकाला जाए, कैलकुलेट करा जाए। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को, जैसे मैं याद करिए, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था कि टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि टाइम पीरियड होता है 2π/ω। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। होता है कि नहीं होता है, आना बोलना पड़ेगा भाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। तो नहीं बैठो चुपचाप। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π/ω। और आज हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे, सेकेंड्स पेंडुलम का निकालेंगे, स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालेंगे, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन का निकालेंगे, और अगर हो सका तो आज ही यू शेप ट्यूब, फ्लोटिंग सिलेंडर, टनल अराउंड द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड एयर चैम्बर में एक बॉल का ऑसिलेशन करना। ये सब आपके एनसीईआरटी के या आपके 12th 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहला कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, और दूसरा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि एक बॉडी SHM परफॉर्म कर रही है। क्या परफॉर्म कर रही है, तो SHM परफॉर्म करती हुई बॉडी के लिए हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज -ω² y, या फिर अल्फा इज इक्वल टू -ω² x। अगर डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के लॉन्ग है तो y और x एक्सिस के लॉन्ग है तो x। इन दो बातों का ध्यान में रखते हुए हम अब अलग अलग मतलब बॉडीज़ के टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे जो कि SHM परफॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे आता है जरा देखिए। मान लीजिए कि अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है, पहले आप उसे समझिए। इसमें एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी होती है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग, ये मासलेस स्ट्रिंग होती है हमारी, इसमें एक बॉब बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है, बॉब। एक पेंडुलम होता है और उस पेंडुलम को हम स्ट्रिंग के साथ सीधा यहाँ पर ऐसे लटका देते हैं। तो जब स्ट्रिंग में हम बॉब को ऐसे लटका देते हैं और ऑसिलेट करके छोड़ देते हैं, तो ऐसे 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 हमारा वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है। क्या करता है, और ऑसिलेट जब वो करता है तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो जिसका भी टाइम पीरियड निकालना है, सबसे पहले आपको ये शो कराना पड़ता है कि हाँ भाई हमारी बॉडी SHM परफॉर्म कर रही है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे ढूंढा जाता है, आइए जरा हम इस डेरिवेशन में शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये सीलिंग है, हमारी छत है, और इस पर यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैंने ऐसे बांध रखी है, और ये स्ट्रिंग यहाँ पर आती है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर आती है, और इस स्ट्रिंग में यहाँ पर हमारा एक पेंडुलम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पेंडुलम। ये हमारा एक पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए इस स्ट्रिंग की लेंथ L है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L। अब हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। हमें पहले ये हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फोर्स इसको SHM परफॉर्म कर रहा है। याद करिए SHM की डेफिनेशन क्या बताई थी। SHM का बताया था कि एक बॉडी, एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स है। जिसमें क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो सबसे पहले हमको ये ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने इस पेंडुलम को बहुत स्मॉल एंगल पर यहाँ कहीं ऑसिलेट कराया, ऐसे यहाँ तक लेकर आया, और सपोज ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ। कितना हुआ, x। अब आप बताइए इसका वेट किधर क्या होगा, mg। वेट क्या होगा, mg। अच्छा, तो अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो आप देखो यहाँ पर आपका वेट कितना आ रहा है, इसका mg डाउनवर्ड होगा। और सपोज ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो हमारे वेट के कितने कंपोनेंट आएंगे, 2 कंपोनेंट आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आता है, थीटा, आपको पता ही होगा, ठीक। तो अगर ये थीटा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा।
इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, mg cos थीटा इधर क्या आएगा, mg sin थीटा। तो अब आप बताओ mg cos थीटा तो टेंशन को बैलेंस कर लेगा जो यहां पर आ रहा है, mg cos थीटा किसे बैलेंस कर लेगा, टेंशन को। अब आपने पेंडुलम को इधर मूव कराया और mg sin थीटा इसके अपोजिट आया, mg sin थीटा इसके क्या आया, अपोजिट। तो अगर mg sin थीटा इसके अपोजिट आ रहा है तो बताइए यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि mg sin थीटा किसकी तरह काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए रीस्टोरिंग फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स एज अ रीस्टोरिंग काम करेगा, एसएचएम परफॉर्म करती है बॉडी में। और आप कैसे ढूंढोगे रीस्टोरिंग फोर्स, आपको फोर्स ऐसा एक फोर्स ढूंढना है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा एक फोर्स ढूंढना है जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो, जिसके डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, ऑपोजिट। मैंने पेंडुलम को इस तरफ शिफ्ट किया और mg sin थीटा उसके अपोजिट आया। जैसे ही मैं पेंडुलम को छोड़ूंगा तो वेट का कौन सा कंपोनेंट इस पेंडुलम को वापस लाएगा, mg sin थीटा। और यही mg sin थीटा बार बार इसे मीन पोजीशन पर लाने के लिए तत्पर रहेगा। ठीक, इसका मतलब mg sin थीटा किसका काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। किसका काम कर रहा है, तो यहां पर हमारा mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो अभी स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा कि हेयर mg sin थीटा एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स, लेकिन f इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस mg sin थीटा। भाई चूंकि हमारा mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है और रीस्टोरिंग फोर्स के साथ कैसा साइन आता है, हमेशा माइनस का। किसका, फिर साथ साथ लिख रहा हूं, चमाट बढ़ेगी एक, ठीक है, 26 जनवरी बन जाएगा तुम्हारा ठीक है, हाँ सलाह भी मिल जाएगी अभी। f इजिकल टू क्या आ गया, माइनस mg sin। माइनस साइन क्यों आया बताओ, आपने इसको डिस्प्लेस कराया राइट साइड और mg sin थीटा उसके जस्ट क्या आया, ऑपोजिट। तो यानी कि साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि mg sin थीटा किसकी तरह काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। 2001 या 2 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1 या 2 में आईआईटी जब अलग से एक होता था सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर, 2 होते थे, मतलब एक प्री होता था एक मेंस होता था। तो प्री में आया हुआ क्वेश्चन था, डायग्राम बना हुआ था, बताया था, बताइए वेट का कौन सा कंपोनेंट रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है, mg sin थीटा। आप लोग ढूंढोगे 2001-2 के आसपास का आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े। अरे आता क्या मतलब, ऑब्वियसली बता दिया गया तो आपको पता है, ना पता होता तो अभी बैठे हो तो कौन सा होगा, टेंशन की ये वो। तो mg sin थीटा यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह। तो यानी कि f इजिकल टू किस क्या इक्वल हो जाएगा, माइनस mg sin थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि जब एसएचएम परफॉर्म होता है बच्चों, तो एक चीज याद करिए, बातें नहीं ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब एसएचएम परफॉर्म होगा तो मैंने आपको एक कंडीशन याद करी, पिछली क्लास में बताई थी कि कभी भी पेंडुलम ऐसे लार्ज एंगल पे नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत स्मॉल, मतलब आपने पेंडुलम, ये मीन पोजीशन है, पेंडुलम यहाँ पे लगा हुआ है और बस हल्का सा शिफ्ट किया, ऐसे छोड़ दिया, यूं ऑसिलेशन हो रहा है, समझ रहे हैं। मतलब एंगल बहुत क्या होता है, स्मॉल। तो फॉर स्मॉल एंगल्स क्या लिखूंगा मैं, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो फॉर स्मॉल एंगल्स क्या होता है बताइए जरा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू क्या होता है, थीटा। यानी f इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस mg इंटू थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा माइनस mg इंटू थीटा आ गया। अब थीटा एंगल है, एंगल इजिकल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। वी नो दैट, मतलब हम नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है जरा बताइए, x, रेडियस कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, l। अरे नहीं समझे, थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, x बाई एल। तो थीटा की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो जब थीटा की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो f इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस mg x बाई एल, माइनस mg x बाई एल। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स था, मैंने इसको इक्वेशन क्या बना लिया, फर्स्ट ऑल्जो क्या लिखेंगे, ऑल्जो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों बताइए, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि F इजिकल होता है ma, क्या होता है, लेकिन यहां पर क्या यूज करेंगे, m अल्फा। मैंने बताया था अल्फा क्यों यूज करा है, क्योंकि a हमारा जनरली क्या बनता है, एम्पलीट्यूड। तो बार बार 2 जगह a आएगा तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए अल्फा लिख दिया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना लूंगा। अब अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखूं मैं, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करूंगा बच्चों तो बताइए क्या आएगा, m अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg x बाई एल, माइनस mg x बाई एल। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, अच्छा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है अलग। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप बताइए
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी वैल्यू होती है इसकी 9.8, कितनी होती है 9.8, और एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो फॉर गिवन पेंडुलम ये भी चेंज नहीं होगा। मान लो मैंने आपको 1.5 मीटर की स्ट्रिंग दी तो उसकी नेचुरल लेंथ 1.5 ही तो रहेगी, तो क्या जी और एल कभी चेंज होंगे, नहीं, तो ये क्या बन जाएगा कांस्टेंट, यानी कि सो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्स विद व्हाट, नेगेटिव साइन। तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन व्हिच शोज दैट इस सिंपल पेंडुलम परफॉर्म व्हाट, एसएचएम। जब भी आपको कहीं पर प्रूफ करना है कि फलाना बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो सेकंड्स पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो यू शेप ट्यूब में लिक्विड हो, या फ्लोटिंग सिलेंडर हो, या एयर चैम्बर में पिथ बॉल हो, या आपका एक टनल अराउंड द डायमीटर ऑफ अर्थ हो, कहीं भी आपको सबसे पहले यही प्रूफ करना है कि बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम। तो एसएचएम परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढो, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। कंपोनेंट ब्रेक करो और चेक करो कि कौन सा फोर्स, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि सर हम कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान होता है, आपको खुद नजर आ जाएगा कि हाँ भाई ये फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है, रीस्टोरिंग। तो जैसे कि यहां पर हमारा कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग था, mg साइन थीटा, तो मैंने इसके साथ कैसा साइन लगा दिया, माइनस का, ठीक है ना। तो आपको यहां पर ऊपर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेयर mg sin theta act as restoring force, it is clear from the diagram that here mg sin theta act as restoring force, f is equal to minus mg sin theta। अब चूंकि SHM के लिए ऑसिलेशन का एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, यानी फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, तो हमारा आ गया थीटा। अब थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये मेरी क्या बन गई, आर्क, और ये क्या बन गई, रेडियस, यानी x बाई एल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू x बाई एल कर दिया, हमारी इक्वेशन बन गई। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से f इज इक्वल टू क्या होता है, m अल्फा, तो m अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम। यहाँ पर 3 सुनहरी लाइनें आएंगी जो हर जगह आपको लिखनी है, जितनी भी आगे अभी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं या डेरिवेशन, जिनको मैं डेरिवेशन की फॉर्म में सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो जितनी भी डेरिवेशन आप न्यूमेरिकल आगे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर अल्फा या अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स या अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई लाओगे, और लास्ट में क्या लिखोगे कि हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन which shows that simple pendulum perform what, SHM। सिंपल पेंडुलम क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM। स्प्रिंग के केस में आएगा तो लिखोगे हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन विच शो दैट स्प्रिंग परफॉर्म व्हाट, SHM। फ्लोटिंग सिलेंडर आएगा तो हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विच शोज दैट सिलेंडर परफॉर्म व्हाट, SHM। यू शेप ट्यूब के अंदर लिक्विड आएगा तो हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सो द लिक्विड इनसाइड द यू शेप ट्यूब परफॉर्म व्हाट, SHM। सब में यही लाइनें आएंगी, ठीक है ना। तो अब यहां तक समझ गए, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं, 3rd। अब नाउ जनरल इक्वेशन क्या पड़ी हुई है बताइए, जनरल इक्वेशन क्या पड़ी है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, तो अब आप देखो, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, जी बाई एल। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दो इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, तो आप साफ साफ देखिए कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जी बाई एल, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, जी बाई एल, ठीक। एज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो आपको किसका टाइम पीरियड पता चल गया, सिंपल पेंडुलम का। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए, कि आपको ये आएगा कि show that simple pendulum perform SHM and hence find the time period, hence find the time period। तो अब आप बताइए, अभी इस डेरिवेशन के बाद या इस न्यूमेरिकल के बाद आपको क्या समझ आया कि जब भी हमें कहीं पर टाइम पीरियड निकालना है तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स। आप एक बार रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढ लोगे तो अपने आप ये पता चल जाएगा कि बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, SHM। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा एंड देन टाइम पीरियड। हर जगह यही चलेगा, अभी आप देखिएगा हर जगह ऐसा ही स्टेप चलने वाला है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये हमारा था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो डेरिवेशन को जल्दी से लिखिए, फटाफट नोट करिए इसे। स्टेटमेंट,
तो जरा लिखो, पहले इस 2 लाइनें लिख लो ऊपर, लिखो कि let there be a simple pendulum, let there be a simple pendulum, और धीमा कर दो, let there be a simple pendulum having string of length L and bob of mass M. इधर बंद करना जरा 1 मिनट. Having string of length L and bob, let there be a simple pendulum having a string of length L and bob या पेंडुलम ऑफ मास m as shown in the figure. ठीक है, as shown in the figure. उसके बाद अगली लाइन से लिखिए, it is clear from the diagram that, it is clear from the diagram that, it is clear from the diagram that mg sin theta act as restoring force. It is clear from the diagram that mg sin theta act as restoring force. मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और उसके बाद ये डायग्राम बना के पूरा कॉपी कर लीजिए. हाइडिंग सेकेंड्स पेंडुलम. हाँ, नहीं वो मेरा वो है, सर्टिफिकेट है. नहीं उसमें भी नहीं है, वो तो रजिस्ट्रेशन है. तो हेड लिखिए, क्या बोल रहा था मैं, सेकेंड्स पेंडुलम. तो लिखिए द पेंडुलम हैविंग, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है ना बच्चों, मतलब जो 2 सेकेंड में कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है, उसे सेकेंड्स पेंडुलम कहा जाता है. क्या कहा जाता है? तो लिखिए द पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड, द पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड इज नोन एज सेकेंड्स पेंडुलम, इज नोन एज सेकेंड्स पेंडुलम. एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड आए, वो हमारा सेकेंड्स पेंडुलम कहलाता है. अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय जी. और सेकेंड्स पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड. तो अब यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय जी. 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो 1 बाई पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L बाय जी. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? L बाय जी. तो यहाँ से L निकालोगे तो क्या आ जाएगा? G बाय पाई स्क्वायर. तो G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8. पाई कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 3.14 का स्क्वायर. तो सॉल्व करोगे तो मेरी कैलकुलेशन बहुत 0.99 मीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर आता है. कितना आता है? 1 मीटर. यानी अगर आपने एक स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर रखी है, कितनी रखी है, तो वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा? उसे सेकेंड्स पेंडुलम बनाया जा सकता है. उसका टाइम पीरियड कितना मेंटेन हो जाएगा? 2 सेकेंड. ऐसे पेंडुलम को बोला जाता है सेकेंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो. और इसके लिए सिंपल पेंडुलम जो आप बनाओगे, उसके स्ट्रिंग की लेंथ लगभग कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर. अप्रॉक्सीमेट कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर. फटाफट जरा इसे लिख लीजिए. देखिए आप लोगों ने सेकेंड्स पेंडुलम पढ़ लिया. अब हेडिंग डालिए, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यानी कि डेरिवेशन आती है. हेडिंग डालिए टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग. और केस 1 लिखिए, व्हेन स्प्रिंग इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल. टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, और ब्रैकेट में लिख लीजिए व्हेन स्प्रिंग इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल. आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला, अब स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालेंगे, और आप स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग. और उसके बाद आपने केस क्या डाला है? व्हेन स्प्रिंग इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल. अरे स्वंस, बस अब रुक जाओ. अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जरा ध्यान से समझिए. मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग मेरी मासलेस है, मतलब हेयर स्प्रिंग टाइप है प्रैक्टिकली, विच इज़ इम्पॉसिबल. स्प्रिंग का कुछ ना कुछ तो मास हो गई, बट थ्योरेटिकली हम लोग ये मान के चलते हैं हमारी कैसी स्प्रिंग है? मासलेस स्प्रिंग है. और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है. वर्क एनर्जी पावर में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं.
मान लीजिए हमने इस पे एक m kg का ब्लॉक लगाया और ये जो हमारी सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। कैसी है? फ्रिक्शनलेस। अब फ्रिक्शनलेस हमारी सरफेस है। अब मैं अगर ये जो इसकी पोजीशन है ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कौन सी है? या जिसे मीन पोजीशन बोलेंगे। मतलब अगर मैं कोई भी फोर्स ना लगाऊं तो मेरी स्प्रिंग हमेशा इसी सिचुएशन में आएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इस स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच के यहां तक ले आऊं, मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके एक सर्टेन डिस्टेंस तक ले आया और वो डिस्टेंस है हमारी कौन सी? x। तो मैं इसको इधर खींच के लाया तो स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट आएगा कि नहीं आएगा? और स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल टू माइनस kx। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी? ऑपोजिट। यानी कि जब आप एक स्प्रिंग को ऐसे खींच के लाओगे और छोड़ दोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी? ये ऑसिलेट करेगी। अब ये ऑसिलेशन SHM है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखो आपने क्या तो यहां पर मैं लिखूंगा कि हेयर स्प्रिंग फोर्स एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। यहां पे स्प्रिंग फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर स्टेटमेंट में भी आपको लिखवा दूंगा, 2 लाइन का स्टेटमेंट है कि हेयर स्प्रिंग फोर्स इज मतलब हेयर स्प्रिंग फोर्स एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों बताओ? माइनस kx होगा कि नहीं होगा? F इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस kx बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों बताओ जरा? F इज इक्वल टू ma होता है, लेकिन a की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? अल्फा। तो F इज इक्वल टू m अल्फा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसे इक्वेशन क्या बना लो? सेकेंड। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, यानी बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दूं तो m अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता है कि नहीं आता है? तो अल्फा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब आप बताइए k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। m क्या है? मास। क्या ब्लॉक का मास कभी चेंज होगा? गिवन एक्सपेरिमेंट कभी चेंज नहीं होगा। और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कभी चेंज होगा? नहीं होगा। यानी कि यहां पर k और m दोनों कांस्टेंट बन गए। सो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस एक्स। फिर से वही 3 सुनहरी लाइनें आ जाएंगी। क्या लिखोगे? कि हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन विच शोज दैट स्प्रिंग परफॉर्म व्हाट? SHM। स्प्रिंग हमारी SHM परफॉर्म कर रही है। और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना लूंगा। क्वेश्चन नंबर क्या बनाऊंगा? 3। और अब लिखूंगा ऑल्जो, क्या लिखूंगा? ऑल्जो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे? 4। इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे? 4। तो बाई 3rd एंड 4th क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना आ रहा है? k अपॉन m। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट k बाई m। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? k बाई m। नाउ यानी कि अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय क्या होता है? ओमेगा। यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k। तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ क्या आ गया? स्प्रिंग। व्हेन स्प्रिंग इज प्लेस्ड व्हाट? हॉरिजॉन्टल। देखो अभी आसान लगा ना थोड़ा सा कि एक ही जैसा पैटर्न है कि एक बार बस क्या ढूंढ लो? रीस्टोरिंग फोर्स। तो आपको बस यहां पर क्या लिखना है कि हेयर स्प्रिंग फोर्स एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और यहां पर वही 3 स्वर्णिम लाइनें कि हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन विच शोज दैट स्प्रिंग परफॉर्म व्हाट? SHM। स्प्रिंग क्या परफॉर्म कर रही है? SHM। मेरी बात समझ गए? तो फटाफट इसे लिख लीजिए। अबे अभी बोला था कि हेयर स्प्रिंग फोर्स एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए। आपने केस 2 आएगा इन केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। केस 2 आ रहा है इन केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। मतलब पहले हमारी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल थी, अब हमारी स्प्रिंग कैसी हो गई? वर्टिकल। तो इन केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग देखिए क्या होगा कि मान लीजिए यहां पर हमारी एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ बच्चों L है। कितनी है? L। इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हमारी L है। ठीक है। अभी मैंने इसमें कोई ब्लॉक सस्पेंड नहीं करा, कुछ नहीं करा। अभी क्या है कि ये अलग अलग स्प्रिंग नहीं है बच्चों, एक ही स्प्रिंग की अलग अलग सिचुएशन है। अब मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग पर एक m kg का ब्लॉक सस्पेंड किया
और वो जो m kg का ब्लॉक था, वो m kg का ब्लॉक मैंने इसमें सस्पेंड करने के बाद सडनली नहीं छोड़ा, बहुत धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लाया। अब सोचो अगर मैं इस पर एक m kg का ब्लॉक लगाऊं तो उसका वेट mg किधर होगा? नीचे। अच्छा, वेट mg नीचे होगा तो ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। अब ब्लॉक नीचे जाएगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि मैं बहुत जेंटली अपने हाथ को नीचे ऐसे धीरे 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 ला रहा था, तो स्प्रिंग एक्सपेंड होती जा रही थी, एक्सपेंड होती जा रही थी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्प्रिंग का कांटेक्ट, ब्लॉक का कांटेक्ट मेरे हाथ से छूट जाएगा। लेकिन चूंकि मैं स्प्रिंग को बहुत जेंटली नीचे की तरफ लेकर आया हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी, और स्ट्रेच होने के बाद वो स्प्रिंग यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, वो स्प्रिंग मेरी m kg की यहां तक पहुंच गई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मतलब ब्लॉक मेरा यहां तक आ गया। लेकिन अब यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मैंने जो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है बच्चों, बहुत जेंटली, बहुत आराम से, मतलब इसको मैंने यहां पर ब्लॉक लगाया और फिर मैंने ऐसे छोड़ा नहीं। अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो तुरंत ही क्या शुरू हो जाएगा? ऑसिलेशन, और हम मीन पोजीशन नहीं ढूंढ पाएंगे और हम रीस्टोरिंग फोर्स नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक लगाया और बहुत धीरे 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 मैं ब्लॉक को नीचे लाया, नीचे लाया, नीचे लाया, नीचे लाया, और एक ऐसा पॉइंट आया कि ब्लॉक से मेरे हाथ का कांटेक्ट क्या हो गया? छूट गया। और ब्लॉक से मेरे हाथ का कांटेक्ट छूट गया तो ब्लॉक वहीं पर स्टेबल हो गया। ब्लॉक वहीं पर क्या हो गया? स्टेबल। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आकर अभी मेरा ब्लॉक ऑसिलेट नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने मतलब ब्लॉक लगा के इसे छोड़ा नहीं, कैसे यहाँ लगाया, हाथ हटा दिया, तो ये तुरंत ऑसिलेशन शुरू कर देगा और हम अपनी मीन पोजीशन को नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसे में मैंने क्या करा, ब्लॉक को लगाया और बहुत धीरे धीरे हाथ को नीचे लाया। अब बहुत धीरे धीरे हाथ को नीचे लाऊंगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसके बाद हमारा ब्लॉक जो है, एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा ब्लॉक जो है, मेरे ब्लॉक का कांटेक्ट मेरे हाथ से छूट जाएगा और ब्लॉक अपनी जगह पे बना रहेगा। अब आप बताइए होगा क्या? इधर देखो, एक मान लो हमारी स्प्रिंग इस वक्त स्मॉल एल स्ट्रेच हो गई। कितनी स्ट्रेच हो गई? स्मॉल एल। अब ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है? अब आप अगर इसको जरा से ऐसे खींच के छोड़ोगे तो ऑसिलेट ऐसे ऐसे होगा, बार बार आके यहीं रुकेगा, बार बार आके यहीं रुकेगा। यानी कि हमारी मीन पोजीशन हुई कि नहीं हुई? और ये मीन पोजीशन पे कितना स्ट्रेच हो चुकी है स्प्रिंग? ऑलरेडी एल। तो अच्छा बताओ, इसका वेट mg किधर होगा? वेट mg किधर होगा? डाउनवर्ड। और स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? अच्छा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? kx होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? माइनस स्केल। होगा कि नहीं होगा? तो इसमें मतलब ये होता है कि चूंकि हमारी स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं कर रही है, चूंकि हमारी स्प्रिंग ऑसिलेट अभी नहीं कर रही है, तो इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बताइए कि कितने फोर्स आ रहे हैं। वेट mg किधर है? डाउनवर्ड। और स्प्रिंग फोर्स किधर है? अपवर्ड। क्या इन दो फोर्सेस के बाद भी हमारी स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है? नहीं कर रही है। अगर स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या बना हुआ है? जीरो। तो मान लो मैं इसे ए पोजीशन बोल दूं, तो मैं बोलूं एट पोजीशन ए एफ नेट क्या बना हुआ है बच्चों? जीरो। तो एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या हुआ है? mg माइनस के एल क्या बना हुआ है? जीरो। यानी mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kl। mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kl। यानी कि अभी इस पोजीशन पे हमारी स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं कर रही है, और अगर स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं कर रही है यानी इस पोजीशन में mg इज इक्वल टू क्या बना हुआ है बच्चों? kl बना हुआ है। मेरी बात समझ गए? अब लेकिन हमें तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालना मतलब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? ऐसे ऑसिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा और फर्दर नीचे y और नीचे लेकर आया। अब फर्दर थोड़ा सा y नीचे लेकर आकर छोड़ा तो ये क्या करना शुरू कर देगी? ऑसिलेट। तो अगर ऑसिलेट करेगी तो देखो अब अगली सिचुएशन क्या रही होगी? अगली सिचुएशन ये रही होगी कि मैं स्प्रिंग को y डिस्प्लेसमेंट नीचे ले आया। कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे ले आया? y। अब मैं स्प्रिंग को अगर y डिस्प्लेसमेंट नीचे ले आया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? L प्लस वाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? L प्लस वाई। अब बताओ वेट mg अभी भी किधर है? अब स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? माइनस के एल प्लस वाई। लेकिन क्या अब नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं। आप जैसे ही छोड़ोगे ये क्या करना शुरू कर देगा? ऑसिलेट। अगर अब इसने ऑसिलेशन शुरू कर दिया यानी कि अब इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। अच्छा, इस पोजीशन में mg इक्वल टू माइनस के एल था, समझ आ गया? फर्दर और कितना नीचे लेकर आए? L से और कितना नीचे लेकर आए? y। अब y जब आप नीचे ले आए तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? L प्लस वाई। हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि पहले रिस्टोरिंग फोर्स था माइनस के एल, जब सिर्फ कितना स्ट्रेच हुआ था? स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई थी? L। जब स्प्रिंग सिर्फ L स्ट्रेच हुई है तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना था? माइनस के एल। अब L ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी थी और y नीचे और ले आए
तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया L प्लस वाई, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा माइनस के एल प्लस वाई, कितना हो जाएगा, तो माइनस के एल प्लस वाई ऊपर और mg किधर है नीचे, और जैसे ही आप ब्लॉक को छोड़ोगे क्या करना शुरू कर देगा ऑसिलेट। क्या अब नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं होगा। अगर मैं इसे बी पॉइंट बोल दूं तो एट पोजीशन बी क्या लिखूंगा मैं, एट पोजीशन बी, तो बी पोजीशन पे क्या होगा बताइए जरा, बी पोजीशन पे क्या होगा, बी पोजीशन पे हो जाएगा माइनस के, बी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो बी पोजीशन पर हो जाएगा टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस के एल प्लस वाई प्लस एम जी, होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ ना बोल दो यार, माइनस के एल प्लस वाई प्लस एम जी, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एल माइनस के वाई प्लस एम जी, माइनस के एल माइनस के वाई प्लस एम जी। अभी इस इक्वेशन से क्या पता चल चुका है, एम जी किसके इक्वल है, के एल के। अगर एम जी के एल के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी और के एल क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के वाई, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के वाई। आप क्या लिखेंगे, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, कौन सा लॉ लगाएंगे, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है बताइए जरा बच्चों, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ बोलता है एफ नेट इज इक्वल टू वॉट, एम एल्फा, क्या होता है एम एल्फा, तो एम एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के बाई, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू वाई। अब बताओ क्या के चेंज होगा, नहीं, क्या एम चेंज होगा, नहीं, यानी कि एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। तो अभी स्टेटमेंट क्या आएगा भाई लोग बताना जरा, कि हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन विच शोज दैट स्प्रिंग परफॉर्म व्हाट, एसएचएम। अब अगर स्प्रिंग एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब हो गया नाउ क्या लिखे, एज एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, होता है कि नहीं होता है। तो अब आप बताओ कि एल्फा इज इक्वल टू आया मेरा माइनस के बाई एम इंटू वाई, इसको मैं इक्वेशन कौन सी बना लूँ, ये फर्स्ट है तो इसको क्या बना लूँ सेकेंड, और इसको क्या बना लूँ थर्ड। तो बाई सेकेंड एंड थर्ड क्या आएगा बताओ जरा, बाई सेकेंड एंड थर्ड माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू, नहीं माइनस ओमेगा, हाँ वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया के बाई एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट के बाई एम। नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा मतलब 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के, 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई, तो हाँ सेम आता है बट सिचुएशन अलग है, वहाँ हमारी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल थी और यहाँ हमारी स्प्रिंग कैसी है वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल स्प्रिंग के लिए पूछेगा तो ऐसे करोगे, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के लिए पूछेगा तो उस तरह से करोगे। अब इसके बाद शुरू होगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, क्या शुरू होगा कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल एंड मिक्स। तो जरा बेटे आदर्श, हाँ तो अब लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, क्या लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सर आपकी बुके में कोई मतलब रिलीजियस कपड़े पहन के आते हैं क्या लोग? नहीं अरे ये आज 26 जनवरी है तो गणतंत्र दिवस, तो लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग लिखिए। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है कि हमारी स्प्रिंग दो प्रकार से कॉम्बिनेशन में आती है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए, मानने में ऐसी कोई बुराई नहीं है कि यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, कितना है K1, और यहाँ पर दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2, कितना है K2। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसमें हमने कितने केजी का ब्लॉक लगा दिया m केजी का। अच्छा अरे तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K2, ये सीरीज में कंबाइंड है। कैसे कंबाइंड है, सीरीज में। अच्छा जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन याद है, एक रेजिस्टेंस ऐसे दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे होता था, तो सुनो
तो यहाँ पर आई करंट आती थी तो पूरे में आई करंट फ्लो करती थी, होती थी कि नहीं होती थी? तो अब ये दोनों स्प्रिंग हम, अरे इधर ध्यान समझो, ये दोनों स्प्रिंग कैसी है हमारी? मासलेस है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K2। इस पर सेम फोर्स, इसका वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है। वेट mg किधर लग रहा है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, वेट mg इस पर दोनों पर सेम जा रहा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन मान लो एक इमेजिनेशन करिए, ए भैया ए इमेजिनेशन करो, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K2। मान लो ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, ये हार्ड स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब ये थोड़ी टाइट स्प्रिंग है, थोड़ी लूज स्प्रिंग है। तो जब आप इस पर वेट सस्पेंड कराओगे तो ज्यादा कौन एक्सपेंड हो जाएगी? ये वाली। और कम कौन एक्सपेंड होगी? ये वाली। या मान लो उल्टा होता, ये बहुत हार्ड स्प्रिंग होती और ये बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग होती, तो सेम फोर्स की वजह से इसमें एक्सपेंशन ज्यादा होता और इसमें एक्सपेंशन क्या होता? कम। यानी कि एक्सपेंशन दोनों में क्या होंगे? अलग अलग। मान लो इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हो रहा है y1 और इस पे जो ये बातें नहीं, और इस पे जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? y2। तो दोनों पे एक्सपेंशन अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ, इस पे y1 और इस पे कितना आ रहा है? y2। लेकिन इन पर लगने वाला फ्री स्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स है, वो सेम होगा कि नहीं होगा? भाई सेम वेट mg की वजह से इसमें अलग एक्सपेंशन हुआ और इसमें अलग एक्सपेंशन हुआ। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस सेम वेट की वजह से इन दोनों में अलग अलग एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मतलब इसका फोर्स सब में सेम है लेकिन एक्सपेंशन सब में क्या है? अलग अलग। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूं, लिखना मत, थोड़ी डिफिकल्ट डेरिवेशन है। अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया फॉर स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K1, ऑफ कांस्टेंट व्हाट? K1। तो F इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? माइनस K1 y1। F इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस K1 y1। होगा कि नहीं होगा? तो यहां से y1 निकालो तो कितना आ जाएगा? माइनस F बाई K1। माइनस F बाई क्या आएगा? K1। फॉर स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट व्हाट? फॉर स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट व्हाट? K2। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस K2 y2। तो y2 कितना आएगा जरा बताइए? माइनस F बाई K2। माइनस F बाई क्या आएगा? K2। आएगा कि नहीं आएगा? आपने y1 y2 निकाल लिया। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लूं, इसको इक्वेशन क्या बना लूं? फर्स्ट। तो मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस F बाई K1 माइनस F बाई K2। माइनस F बाई K1 माइनस F बाई क्या आएगा? K2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस F कॉमन ले लेंगे, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा? यहां से मैं एक छोटा सा काम करता हूं, जग में रह के कुछ नाम करता हूं। माइनस F और एलसीएम कितना ले लूंगा? K1 K2। कितना ले लूंगा? K1 K2। तो कितना आएगा ऊपर? K2 प्लस K1। यहां से F निकालो तो कितना आएगा जरा बताना? अगर F निकालो तो आएगा माइनस F इज इक्वल टू आएगा माइनस कितना? माइनस क्या आया? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू वॉट? Y। अब बार बार हम लोग K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिखेंगे तो इंक ज़्यादा खर्च होगी, तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा लेट। क्या मान लूंगा? लेट। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K सीरीज। क्या मान लिया? K सीरीज। जैसे T सीरीज वैसे क्या है? K सीरीज, क्योंकि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो अब इसी इक्वेशन को जब आप लिखोगे तो आपकी इंक कम खर्च होगी, माइनस K सीरीज इंटू वॉट? Y। ऑल्सो क्या लिखेंगे? ऑल्सो कौन सा लॉ? बाय न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमसे क्या कहता है बताइए? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू क्या होता है? ये मेल्फा। F इज इक्वल टू क्या होता है? ये मेल्फा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ? M एल्फा इज इक्वल टू माइनस K सीरीज इंटू Y। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस K सीरीज बाय M इंटू Y। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे बुरा मान गए? तो माइनस K सीरीज इंटू M इंटू क्या हो जाएगा? Y। अब यहां पर K सीरीज क्या है? कांस्टेंट। M क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो यहां पर फिर वही से 3 स्वर्णिम लाइनें आएंगी। क्या लिखोगे बताओ?
कि here acceleration is directly proportional to displacement with negative sign, which shows that combination of spring, series combination of spring perform what? SHM. Perform what? SHM. इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लो? ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया? सेकेंड. अब ऑल्सो क्या लिखेंगे? ऑल्सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे? थर्ड. और अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? के एस बाय एम. तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ के एस बाय एम. अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बताइए टाइम पीरियड कैसे आएगा? नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा. तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? k सीरीज. नीचे क्या आ जाएगा? यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का ये फॉर्मूला हो गया. लेकिन रुकिए, अभी थम जाइए. लिख यहां पर देखिए क्या है. हेयर k सीरीज कितना है बताइए? अरे क्यों सेम है? अभी देखिए इधर. k सीरीज इज इक्वल टू क्या है? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2. इसको उल्टा लिख दीजिए तो 1 अपॉन k सीरीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2. ठीक है, अलग अलग कर दीजिए. अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा? k1 अपॉन k1 k2 प्लस k2 अपॉन k1 k2. तो क्या खटेगा? k1 k1 k2 k2. तो 1 अपॉन k सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k1. तो याद आया कुछ? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा ही होता था. हाँ, तो इफ देयर आर n स्प्रिंग, क्या लिखूंगा? इफ देयर आर n, बातें मत करिए. अगर n स्प्रिंग ऐसी कांटेक्ट में है तो याद रखिएगा उनका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से आएगा 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 सो ऑन. कहां तक जाएगा? 1 बाई kn. अगर कितनी स्प्रिंग सीरीज में है? n सीरीज. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला समझ गए ना क्या आता है? अरे समझे कि नहीं समझे? ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. और जैसा कि मैंने आपको बताया सब आपके क्या चल रहे हैं? न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं. तो अब इसी में अगला आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या आता है? पैरेलल. आइए अभी जगह बची हुई तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी जल्दी से निपटा देते हैं. तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? बहुत आसान है. ठीक है टीम जिम जी, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम कैसा होता है? ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपको स्प्रिंग का याद हो रजिस्टर्स का, तो पैरेलल रजिस्टर्स ऐसे ही तो होते थे. याद है ना? एक के साथ एक जुड़े होते थे कि नहीं होते थे? ऐसे यहाँ पर एक स्प्रिंग ये जुड़ी और एक स्प्रिंग ये जुड़ी है. सीरीज में एक के साथ एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है. इसमें अलग अलग. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चों? k1. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k2. अच्छा, इसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और डायग्राम होता है. देखो लिख रहे हैं जो लोग साथ में. अभी मैं रुक जाओ. मान लो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k2. ये दोनों भी कैसे कॉम्बिनेशन है? ये भी पैरेलल और ये भी क्या है? पैरेलल. भैया ध्यान से देखो, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल. जब जितनी सारी की सारी स्प्रिंग एक साथ स्प्रिंग ब्लॉक से जुड़ी हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? पैरेलल. अब एक बात बताओ जरा, वेट mg किधर होगा? इधर जरा ध्यान से देखना. वेट mg किधर होगा? डाउनवर्ड. अब एक बात बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती थी कि डिफरेंट? मान लो यहां से आई करंट आ रही, कितनी आ रही है? तो इधर डिफरेंट होती थी. लेकिन क्या सेम होता था? पोटेंशियल. क्या सेम होता था? पोटेंशियल. वो सीरीज में सर्किट में Ks K2 + K1. वो अलग. रिजल्ट से क्या फर्क पड़ता है? कोई कसम थोड़ी ना खाई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा यही रिजल्ट आना चाहिए. कॉम्बिनेशन सीरीज है लेकिन रिजल्ट उसका ऑपोजिट है. अब इधर देखिए. अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा ये ब्लॉक, इधर ध्यान से समझो, y डिस्टेंस नीचे आ जाए, ये पूरा ब्लॉक, तो ये दोनों भी कितना नीचे आएंगे? y. या फिर यहां से सोचो, इधर देखो, इधर अगर ये ब्लॉक नीचे y जाएगा तो नीचे वाली स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी? y. तो ऊपर वाली कितना एक्सपेंड होगी? y. यानी दोनों में एक्सपेंशन अब क्या आएगा? सेम. अगर
इसमें एक्सपेंशन y तो इसमें भी एक्सपेंशन क्या है y। एक सेकंड, इसमें एक्सपेंशन y तो इसमें भी एक्सपेंशन क्या होगा? अरे इधर देखो, अगर इसमें, अरे इधर देखो, इसमें एक्सपेंशन अरे इधर, अगर इसमें एक्सपेंशन y है तो इसमें भी एक्सपेंशन क्या होगा? y। लेकिन फोर्सेस क्या होंगे? डिफरेंट। इसमें F1 और इसमें क्या होगा? F2। मतलब इलॉगिनेशन सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? इलॉगिनेशन, लेकिन फोर्सेस डिफरेंट होंगे। जैसे करंट डिफरेंट हो रही थी, जैसे मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होती है? अगर मान लो रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक तरफ R1 और दूसरी तरफ क्या है? R2, और I करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होती थी? करंट। और करंट को यहां पर फोर्स की तरह ट्रीट करो, इसलिए यहां पर फोर्स भी क्या है? सेम। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है? डिफरेंट। तो करंट डिफरेंट होने का मतलब फोर्सेस भी क्या आएंगे? डिफरेंट। लेकिन इलॉगिनेशन क्या होगा? सेम। इसमें भी y और इसमें भी क्या होगा? y। तो अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा? आप ये बताइए। एक सेकेंड, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, अगर मैं इधर देखो, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? अरे इधर ध्यान से समझो, नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? F1 प्लस F2। नाउ F1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? माइनस K1x माइनस K1y क्या होगी? F1 की वैल्यू अगर मैं इसके लिए निकालूं तो माइनस K1y होगी, और F2 कितना होगा बताओ? माइनस K2y। तो F1 F2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट, क्या लिखूंगा? तो बाय फर्स्ट F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी माइनस K1y और माइनस K2y। तो F इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 एक साथ आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? y। K1 प्लस K2 लिखने से बार बार इंक खर्च होगी, तो लेट K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K पैरेलल। क्या मान लिया? K पैरेलल। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? माइनस K पैरेलल इंटू y। आएगा कि नहीं आएगा? तो नाउ ऑल्सो क्या लिखेंगे? ऑल्सो F इज इक्वल टू क्या होता है? M अल्फा। तो सो M अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस KP इंटू y। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस KP अपॉन M इंटू y। अब बताओ KP कांस्टेंट है कि नहीं है? KP क्या है? कांस्टेंट। और मास भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, व्हिच शोज दैट स्प्रिंग परफॉर्म व्हाट? SHM। यानी कि अब यहाँ पर वही तीन सुनहरी लाइनें आएंगी। क्या क्या आएंगी जरा बताना? कि हेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, व्हिच शोज दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग परफॉर्म SHM। अरे इनको देखो, ये मैसेज आ रहे हैं, रख लो फोन। इसको इक्वेशन नंबर बना लो सेकेंड। अच्छा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लो? थर्ड। अरे अब तो समझ आ रहा होगा, एक ही जैसे चल रहा है, बाई सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? K बाई एम। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? K बाई एम। K पैरेलल बाय एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट K पैरेलल बाई एम। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? K पैरेलल बाय एम। अब बताओ भैया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई, ये बातें नहीं, 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई स्क्वायर रूट m अपॉन K पैरेलल, m अपॉन K पैरेलल। भेयर क्या लिखूंगा? भेयर K पैरेलल इज इक्वल टू व्हाट? K1 प्लस K2। और अगर n स्प्रिंग होंगी तो क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3 सो ऑन Kn। बहुत शाबाश। तो ये था आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसको लिख लीजिए जरा फटाफट सब लोग। तो क्या खत्म